हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं फिर से एक नया लेक्चर। और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस एसआई के कुछ बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और पार्ट 1 इसका देखिए। लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। 31 से लेकर 60 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी साथियों से मेरी गुजारिश है जो यूपी पुलिस एसएससी जीडी और मींस एसएससी सीपीओ एसआई और तमाम उन एग्जाम्स में, चाहे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हों जिसमें जनरल साइंस का पोर्शन आता है, उन सभी साथियों को ये सेशन जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं उन सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो क्लास 9 to 12 प्रिपेयर कर रहे हैं पीसीएम के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। ठीक है, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस। ओके। और आप लास्ट में जो है, लास्ट में एक बढ़िया सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मोरल हाई होता है, हम आप ही के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। सो वहां से अगर मैं देखूं तो हमने कवर अप किए थे कुछ चीजें। ठीक है, चलिए। सो आई विल शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दिस। गिव मी अ फ्यू सेकेंड। चलिए। It's loading and uploading. Okay, wait for few minutes and we will upload this. Okay, चलिए। It's uploading and wait for few seconds. Okay, we'll discuss in detail. चलिए। सो यहाँ पे अपनी जो पीडीएफ है वो आ गई है ना। और हम बढ़िया तरीके से इसको कवर अप करेंगे। क्लियर। सो यहाँ से देखिएगा कुछ चीजें हमने फर्स्ट सेकंड ये टू थर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे हम कवर करने वाले हैं। चलिए। सो अगर हम देखते हैं, अगर हम बातों को देखें समझें, ठीक है, अगर हम चीज़ों को समझें तो वहां से चीज़ें निकल के सामने आती हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। चलिए। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 हो गया था, 30 से लेंगे। ठीक है। ओके। सो 31। ओके। 31 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 31 क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों देखो ध्यान से समझो। 31 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, यहां से कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? जूल, न्यूटन, पास्कल एंड वाट। ओके। So first of the joule is the SI unit of means joule is the SI unit of energy and work done. ओके। अगर हम बात करें न्यूटन क्या है, न्यूटन है फोर्स का एसआई यूनिट। क्लियर, बात समझ रहे हो? न्यूटन है फोर्स का एसआई यूनिट। क्लियर। और अगर हम बात करें पास्कल की, पास्कल जो है वो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। ये आप जानते हो, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की जिसमें आता है
जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। मैं थोड़ी यहाँ पे अगर मैं पावर पॉइंट का स्लाइड लगा दे रहा हूँ, तो वहां से फिर जो लिखने वाला प्रोसेस है ना दोस्तों, वो स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा सर सभी साथियों से, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना कि अगर हम पास्कल की बात करते हैं, पास्कल होता है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। और मतलब जो ब्लेज पास्कल थे जिन्होंने हमारे लिक्विड पे प्रेशर लॉ दिया था, मतलब पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड दिया था, उनके नाम पर ही उन्होंने प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया। तो जो ब्लेज पास्कल साहब हैं उनके नाम पर इसका ऐसा यूनिट पास्कल रखा गया। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कुछ दूसरे क्वेश्चन की, 32 हो गया, 33, which mirror is used by dentist to see enlarged image of teeth। वह कौन सा मिरर होता है जो enlarged इमेज दिखाता है टीथ की। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो प्लेन मिरर्स होते हैं, मतलब जो साधारण दर्पण होते हैं, वो शीशे में आपको देखने के लिए काम आता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो ये जो है गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है रेयर व्यू मिरर की तरीके से। और कॉनकेव मिरर एक मैग्नीफाइंग मिरर की तरीके से काम करता है। और मैग्नीफायर्स आर ऑल्सो जनरली डिस्कस्ड, ओके, जनरली वी कैन से इट इज जनरली यूज्ड इन enlarged इमेज सीइंग। ठीक है। चलिए, तो सिलेंड्रिकल मिरर किस में यूज होता है? वो एक तरीके का लेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। जो अगर कीड़ा वीड़ा लग जाता है ना दांत में, तो डेंटिस्ट लोग छोटे से अपने एपरेटस में छोटा सा एक वो मिरर लगाए होते हैं, वो आपका मैग्नीफाइंग मिरर ही होता है, और वहां से चीजें हम कवर अप करते हैं। क्लियर। तो ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये बात समझ आ रही है बढ़िया तरीके से? ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हो सारी चीजों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, नॉट अ फॉसिल फ्यूल, मतलब जैविक जैविक ईंधन या जीवाश्म ईंधन, इन चारों में से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है। अगर हम बात करें कोयले की, कोयला जो है वो जैविक ईंधन होता है, जैविक जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन होता है, वो मतलब कई मिलियन साल जब अर्थ क्रस्ट में दबा रहता है, वहां से फिर वो निकलता है। ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल का एक पार्ट है। और अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल का पार्ट है। ये तीनों ABC फॉसिल फ्यूल होते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं होती है, वो गैस का पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग लेंस? ठीक है, अभी अभी पढ़े थे, मैग्नीफाइंग मतलब जो बड़ा करके चीजों को दिखाती है। तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उसमें कॉनकेव लेंस लगा होता है, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच लॉ स्टेट्स दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऐसा नियम है जिसको हम ओम्स लॉ जी और साइमन लॉ भी कहते हैं। 1827 में, 1827 में या 1828, किसी किसी किताब में लिखा मिलता है। उसमें एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सर मीन्स जॉर्ज साइमन, मीन्स उनका नाम था, जर्मन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक लॉ दिया था कि जितना करंट आप किसी भी वायर में फ्लो कराते हो, उतना ही दोनों एंड्स के, तारों के दोनों एंड्स पर तार होता है एक, उस तार में क्या करोगे आप? जब भी तार को लेंगे उसमें करंट प्रवाहित करेंगे, और वो करंट जब जाएगा ना, तो वो जाने के बाद वो करंट A और B पोटेंशियल पर, मैं यहाँ पे लिख भी सकता था बट वहां पे फीचर नहीं है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है। ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ जिसको कहते हैं, 10th और 12th में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। ओमिक डिवाइसेस पढ़ाए जाते हैं, ओमिक सर्किट पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। अगर हम फ्राडे लॉ की बात करें, फ्राडे लॉ जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन की, कूलॉम्स लॉ जनरली स्टैटिक चार्जेस, जो रुके हुए चार्जेस हैं उनके लिए आता है। एम्पियर्स लॉ जो है करंट का लॉ होता है। या फिर हम बात करें एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ भी जिसको कहते हैं, और ये मैग्नेटिज्म में काम आता है। क्लियर।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ डिस्कस करे। क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस हुआ है। अब देखो 37 में अगर हम बात करें, विच एलिमेंट इज कॉल्ड, एलिमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए विच कंपाउंड। ओके, विच एसिड कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विच एलिमेंट या विच कंपाउंड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स यहाँ इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। कई बार इससे पूछा जाता है कि किंग ऑफ केमिकल्स क्या है। सो वहां से HCl जो है वो एक एसिड होता है, नो डाउट। बट HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी ये किंग ऑफ एसिड नहीं है, ठीक है। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, ये अम्लराज कहा जाता है। अम्ल का मतलब होता है एसिड, और राज का मतलब राजा। अम्ल का राजा अम्लराज जो होता है वो H2SO4 होता है। H2SO4 हाइड मीन्स, वहां से सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं इसको। और ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। अगर ये आपकी स्किन पर कंसंट्रेटेड जो H2SO4 गिर जाए तो बहुत ज्यादा आपकी स्किन को उधेल सकता है। क्लियर। अगर हम बात करें NaOH की, तो ये एक बेस है, और ये हमेशा बेसिक नेचर का होता है ये। और कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो हमारे किसमें, निरमे में है ना, डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। और HNO3 है आपका नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ये कुछ यहाँ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें 38, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो क्या है, ठीक है। चारकोल है, डायमंड है, कोक है, या ग्रेफाइट है, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो कार्बन होता है वो चारकोल होता है। चारकोल एक तरीके का पूरा कार्बन होता है, काला होता है। और चारकोल बहुत जरूरी भी है अगर हम बात करें कुछ चीजों के लिए। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है बात, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट एलोट्रॉप होता है। डायमंड भी एलोट्रॉप होता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, बट डायमंड जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। जो यहाँ पे दो हैं ये हमेशा पेट्रोलियम से बनने वाले एक बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो हमने यहाँ पे सीखे। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में जब आप ढक्कन को खोलते हो, हेजलिंग साउंड आती है, हिसिंग साउंड आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम भरते हैं उसमें, है ना। एफर्विसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक इफेक्ट होता है किसमें, हमारे बहुत सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ढक्कन खोलते हो तो एकदम झाग सी निकलती है, वो क्या है, वो एफर्विसेंस ऑफ CO2 है। तो वहां पे अगर हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक जो है उनमें कौन सी एसिड भरी होती है। सो यहाँ से अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं वो जनरली केमिकल्स ही होते हैं। और केमिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखना होगा ये केमिकल्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बट फिर भी लोग पीते हैं, है ना। कभी कभी पी लेना चाहिए, बट वहां पे अगर आप जनरली हैबिचुअल हो जाते हो तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है एथेनॉइक एसिड होता है, और ये सिरके वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ये कुछ चीजें थी जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, जैसे मौसमी है, ऑरेंज है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एंजाइम के तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ध्यान से समझो, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिक्स क्वेश्चन। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में हमने बहुत बढ़िया से तरीके से पढ़ा था कि वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, नीला क्यों है आसमान। ये समझो बेटे, नीला क्यों है आसमान, क्योंकि अगर हम बात करें ब्लू कलर, हमारे वेवग्योर में ब्लू कलर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ब्लू कलर जो है विवग्योर में बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर हम बात करें इन चीजों की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये ब्लू कलर आपको दिखता है। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज होती है। तो ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। सोडा वाटर जो होता है ना, सोडा वाटर हमारे यूज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन अर्थ मेटल,
अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है इसमें से? ठीक है, ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आ गए अब। उनमें हम बात करेंगे अल्कलाइन की। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर का कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे। सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो, स्टडी ऑफ मोशन क्या है? स्टडी ऑफ मोशन होता है, मोशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। गतिकी हिंदी में कहते हैं इसको, और मैकेनिक्स इंग्लिश में कहते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द मोशन एंड मोशनरी ऑब्जेक्ट्स। सो वो मैकेनिक्स जो है, ए ऑप्शन जो है वो एकदम बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। काइनेटिक्स, काइनामैटिक्स होना चाहिए, है ना। काइनेटिक्स एक अलग चीज है, काइनामेटिक्स जो है वो इसका ही पार्ट होता है। काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स, जब हम बात करते हैं काइनामेटिक्स की तो वहां पे हम फैक्टर्स की बात नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं डायनेमिक्स की, वहां पे फैक्टर्स की बात करते हैं। तो यही इसकी बेसिक जो प्रिंसिपल मीन्स ब्रांचेज हैं, इनकी दो सब ब्रांचेज हैं, काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स के जनक कहा जाता है हमारे सर आइजैक न्यूटन को। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन इसको कहते हैं मैकेनिक्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, देखो ध्यान से समझो। विच रेडिएशन इज यूज फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ फूड? ठीक है, कौन सा ऐसा रेडिएशन है जो फूड को शुद्ध करता है, मतलब कीटाणु जो है उनको मारता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की, एक्सरेज की और रेडियो वेव्स की, तो यहाँ पे अगर आप बात समझो कि ये ईएम वेव का पोर्शन होता है, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का हिस्सा होते हैं ये सारे रेडिएशन। और वहां पे स्टरलाइजेशन ऑफ फूड की बात करी जाती है, तो यहाँ पे आईआर रेस की बात आती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेस जो होते हैं वो हमारे स्टरलाइजेशन ऑफ फूड में काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से समझो। अच्छा, रेडियो वेव्स क्या होते हैं? रेडियो वेव्स की शॉर्ट रेंज वेव होती हैं और ये टेली कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें एक्सरेज की, एक्सरे होता है हमारे W.H. रोन्टजन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सर W.H. रोन्टजन ने इसका इन्वेंशन किया। एक्सरे को हम फ्रैक्चर्स में, जब हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है कहीं से, तो हम डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ से हड्डी टूटी है। एक्सरेज जो है वो इसमें यूज किया जाता है, रेडियो मींस वहाँ पे सिग्नल्स वगैरह। ठीक है, चलिए, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सूरज से निकलने वाली बहुत हानिकारक किरणें होती हैं जिससे ओजोन लेयर हमें बचाती है। ये हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, मैं भेज दूंगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग पे भी डिस्कशन किए थे। तो अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेज की ना, इंफ्रारेड रेज क्या है? आईआर रेज, मतलब जो रिमोट कंट्रोलिंग सेंसर्स में काम आती हैं। ठीक है, वो रेज होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो, विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपाइनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट? मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कौन सी गैस है जो हजारों बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं? ठीक है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आपसे आपको समझना पड़ेगा कि जब हम फलों को, कच्चे फलों को पका रहे होते हैं तो कौन सी गैस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एथिलीन का यूज करते हैं, इथाइलीन का यूज करते हैं, या एसिटिलीन का यूज करते हैं, मेथेन का यूज करते हैं, ब्यूटेन का यूज करते हैं। तो एसिटिलीन जो गैस है वो फलों, कच्चे फलों को पकाने का काम करती है। एथिलीन जो है ये भी कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, एसिटिलीन जो है वो एक कच्चे फलों को पकाती है। ठीक है, इसके अलावा कार्बाइड भी होता है। कार्बाइड अगर आप लगाते हो, केला है, मतलब आम है, ठीक है, उसको पकाने के लिए कभी कभी हम जनरली, मतलब जब ये सब नहीं होता है तो उसको भूसे में दाब कर भी राइप कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे बहुत दिनों तक वो, जब एक दो दिन रखा रहेगा तो वो पक जाता है। ठीक है, विच केमिकल इज यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है, विच केमिकल इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल यूज होता है? सो यहां से आप अब बात समझो कि कौन सा केमिकल यूज होता है। NaHCO3 होता है, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट यूज होता है। ये हमेशा, देखो, होता क्या है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सोडा, सोडा एक्सटिंग्विशर, मतलब सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है, वो भी काम आता है। ये तो जनरली जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, ये भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में केमिकल्स की तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट समझो, ध्यान समझो। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन। ओके,
one of the best question of the lecture is this question, and it is very important question। जो जितने भी साथी यूपी पुलिस और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला क्वेश्चन है। और इसको बढ़िया से ढंग से समझना बेटे, कि गैल्वनाइजेशन जो है, गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कोटिंग को, हाईली रिएक्टिव मेटल को कोट करा देते हैं किसी आयरन के मेटल के ऊपर। क्लियर? तो वहां से जो रस्टिंग है या जो कोरोजन है, वो ऊपर वाली लेयर पे लगता है, ना कि नीचे वाली लेयर पे। अंदर वाला मेटल जो है वो एकदम मींस बढ़िया रहता है, उस पे जंग नहीं लगती, है ना। इट विल बी प्रोटेक्टेड। एंड वहां से ये चीजें आपको समझनी होंगी। गैल्वनाइजेशन इज स्पेशल केस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। याद रखिए, गैल्वनाइजेशन की जब जब बात आएगी तब वो जिंक होगा। ठीक। जिंक जो है वो आयरन से हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ अगर हम बात करें, तो ये दोस्तों आयरन जो है, आयरन को बचाने का काम करता है। जैसे बड़ा भाई छोटा भाई होता है ना। छोटा भाई जब किसी मुसीबत में होता है, तो बड़ा भाई उसकी रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यही जिंक जो है ना, जिंक भी इसी तरीके से रोल अदा करता है। जब छोटे भाई पे कोरोजन का मार होता है, पानी और हवा इसको मतलब नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो वो जल्दी से आ जाता है, बचा लेता है। क्लियर बात समझ आ रही है कि नहीं? तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों तक पहुंचाइए इस चैनल को बेटे। ऐसी बात नहीं बनेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये आपकी एक मोरल ड्यूटी है, वहां पे आपको करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि एलॉइंग क्या है? एलॉइंग जो होता है, दो और दो तीन चार मेटल को जब हम मिलाकर आपस में मिक्स कर देते हैं, तो वो भी एक तरीके का कोटिंग मींस प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में कई सारी चीजें आती हैं। एलॉइंग हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है, ग्लेवेनाइजेशन हो जाता है, और इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा पेंटिंग भी है, ऑयलिंग भी है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स कैसे? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, अगर हम बात करें, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं अप टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन क्या है? वर्टिकल कॉलम्स क्या है? और हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें तो वो क्या है? ठीक है, तो सभी बात करेंगे, क्लियर करेंगे इस चीजों को। तो कह रहा है कि इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में जो अप टू डाउन कॉलम्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो बेटे पीरियड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? वो क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, सो ये एक बात तो आ गई समझ। क्लियर हो गई बात? क्लियर? चलिए, जो ग्रुप है ना, ग्रुप 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 18 ग्रुप होते हैं, 1 to 18। ठीक है, 18th ग्रुप की गैसें नोबल गैस कहलाती हैं। तो ऐसे ही जब हम इन द पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो इन द पीरियोडिक टेबल कॉलम्स जो हैं वो कहलाते हैं पीरियड्स। ठीक है, बात समझ रहे हो? शेल्स एक अलग तरीका है, रोज एक अलग है, और ग्रुप्स जो है हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्लियर करेंगे, देखो, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? देखो, जब पीरियोडिक टेबल बनी थी ना दोस्तों, तो 192 एलिमेंट, अर्धन एलिमेंट खोजे गए थे। सर देमेत्री मंडलीव साहब ने उनको खोजा था। ठीक है, तो बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए। इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से तो हम साइंस पढ़ पा रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो कोई डिस्कवरी ही नहीं होती, और डिस्कवरी नहीं होती तो हमें साइंस पढ़नी नहीं पड़ती। तो बहुत मजा आता ना। नहीं बेटे, देखिए, जब भी कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नया विषय खोजा जाता है, तो वो एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाता है, तो आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट बढ़िया होते हैं, पढ़ना चाहिए। क्लियर? और नंबर भी दिलाता है यूपी एसआई, यूपी पुलिस वगैरह। इन क्वेश्चंस की बदौलत हमारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, आते हैं, बेसिकली आते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन पुलिस में आए हुए हों। ठीक है, कहीं ना किसी एग्जाम में जरूर आए होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझना चाहिए, इसको पूरा देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत के क्वेश्चन देख के चले जाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
कोई भी लेक्चर है उसको आप आधे पौने घंटे में डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अच्छा पढ़ा रहा है कि खराब पढ़ा रहा है। उसको थोड़ा सा दिनों तो फॉलो करना चाहिए। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए तो, और जुड़ने के बाद आपको लाभ ना मिले तो कहिएगा, ठीक है। डिटेल्ड में अगर पढ़ना, डिटेल एनालिसिस हमने की है, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी के लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको जाके देखिएगा। अगर समझ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा लेक्चर पढ़ना है, कौन सी सीरीज पढ़नी है। उसके लिए हम एक नया लेक्चर बनाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दो तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है। जब पहली बार पीरियोडिक टेबल खोजी गई थी तो वो एटॉमिक मास पे थी। किस पे थी? एटॉमिक मास पे थी, क्लियर, भार के ऊपर थी। अगर हम बात करें दूसरी पीरियोडिक टेबल, जो सर मौजले थे, ठीक है, वो मौजले जो साइंटिस्ट थे, एकदम बढ़िया हैंडसम टाइप की फोटो होती है, एनसीईआरटी बुक में जब पढ़ी होगी आपने। तो मौजले साहब जो थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उन्होंने दी थी। और ये जो है, ये हमारे नंबर्स पे, एटॉमिक नंबर्स पे क्लासिफाइड है, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर्स पे क्लासिफाइड है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो है वो एडवांस वर्जन है, इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको कहा जाता है। और इसके फादर हो जाते हैं मौजले साहब। क्लियर। मंडलीफ साहब फर्स्ट पीरियोडिक टेबल देने वाले साइंटिस्ट थे। 192 एलिमेंट को इन्होंने एटॉमिक मास के क्लासिफिकेशन किया था, उसके हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था इन द ग्रुप एंड इन द कॉलम, ठीक है, ग्रुप एंड पीरियड्स के उसमें, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं, डोबनियर साइंटिस्ट इफेक्ट कहा जाता है, और न्यूजीलैंड, है ना, इन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे, ये 50 क्वेश्चन अप्रोक्स हमने आज डिस्कस करेंगे। विच विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अगर हम बात करें कॉपर की, तो रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों कॉपर बहुत अच्छे से कंडक्टिविटी शो कर आता है। और कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स में जब हम बात करते हैं, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। बट अगर हम बात करें बेस्ट की, तो बेस्ट इज नॉट द बेस्ट, कॉपर इज नॉट द बेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर इज जनरली द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वहां पे गोल्ड की बात नहीं आएगी, ठीक है। गोल्ड की बात अगर आ गई तो सिल्वर चला जाएगा, ठीक है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर फिर नहीं रहेगा। बेस्ट कंडक्टर कौन रहेगा दोस्तों? बेस्ट कंडक्टर बताइए कौन रहेगा? बेस्ट कंडक्टर रहेगा हमारा, मींस गोल्ड रहेगा, क्लियर। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जब गोल्ड की बात आ जाती है तो फिर सिल्वर इल्वर खत्म हो जाता है, ठीक है। कॉपर भी खत्म हो जाता है दोस्तों, याद से याद रखिए, ठीक है। ये क्लियर करेंगे बातों को, ठीक है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो ये जब गोल्ड आ जाएगा ना, गोल्ड, गोल्ड इज बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है। ये समझाने की बात नहीं है, जो जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको हम ऐसे ही ले लेंगे। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को कौन सा डिवाइस मेजर करता है? तो थर्मामीटर जो है वो डिवाइस है, और ये टेम्परेचर को मेजर करता है। और हम हाइग्रोमीटर की बात करते हैं, तो ये एक मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब हम जो नमी है मौसम में, उनको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। और बैरोमीटर का यूज करते हैं हमारे वायुमंडलीय दाब के लिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और मैनोमीटर जो है वो हाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस करे, ठीक है। अच्छे लगे होंगे, बढ़िया लगे होंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। और बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और जब बने रहेंगे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। चलिए, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।
और आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन, इसके आगे आने वाले 100 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आगे आने वाली सीरीज में हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।